वेलकम बैक गाइस इन न्यू वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट आरएनए ऑनलाइन सीरीज। और अभी तक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह यहाँ पर नाम से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की अधिकता है, और वो अधिकता है सेंसिटिविटी की, यानी कि संवेदनशीलता। किसी चीज़ को ज़्यादा ही परसेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को ओवर ले लेना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है, कई बार इस हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं एलर्जी। नाम आपने सुना ही होगा। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी को हम सिंपल शब्दों में कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब होगा हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स। हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स यानी कि कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस, जिन फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए इम्यूनिटी जो है वो एक माइल्ड लेवल की होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर हमारी बॉडी एक्सेसिव इम्यूनिटी को शो कर देती है, एक्सेसिव डिफेंस को शो कर देती है। उस एक्सेसिव डिफेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाती है। इस प्रकार की इम्यून रेस्पॉन्स को हम कहते हैं हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी भी हम किसी भी डस्ट वाले इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो हमें छींक का आना, कफिंग का होना, स्नीजिंग का होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी पर्सन को धूल वाले इन्वायरमेंट में जाते ही अस्थमेटिक अटैक आने लग जाए, तो इस प्रकार के अस्थमेटिक अटैक का आना हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स को शो करता है। क्योंकि इम्यूनिटी तो है, इम्यूनिटी हमें डिजीज से बचाती है, प्रिवेंट करती है, लेकिन इसी इम्यूनिटी में अगर ये बढ़ जाती है तो हमारी लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार डस्ट ने केवल हमें स्टिमुलेट किया, तो केवल डस्ट पार्टिकल को एक्सपेल करने के लिए स्नीजिंग ही काफ़ी थी। लेकिन अगर वो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उस डस्ट पार्टिकल को एक्सेसिवली ले लेती है, एग्जाजरेटेड मैनर में उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके बाद हमारे एल्वियोलाई वाला पोर्शन, हमारा ब्रोंकाई वाला पोर्शन, हमारे ब्रोंकियोल वाला पोर्शन, इन सारे पोर्शन के अंदर जो है कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। और यह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तक ही सीमित नहीं होता, ब्रोंको स्पाज्म तक यह कंडीशन जो है वो चली जाती है। तो ब्रोंको स्पाज्म यहाँ पर हो जाएगा, उसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक यहाँ पर आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि इम्यून रेस्पॉन्स जो नॉर्मल था, अब वो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ चुका है, स्नीजिंग कफिंग तक नहीं रह करके ब्रोंकोस्पाज्म तक चला गया है। इस प्रकार के रेस्पॉन्स को हम लोगों को बोलना है हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स, और हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्स दिल्ली में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, एमएससी एंट्रेंस में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब समझने की कोशिश करें कि हाइपर सेंसिटिविटी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, तो इसका एक आंसर हमारे पास है, हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स इज हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं एलर्जी। यह हाइपर सेंसिटिविटी, एक बार तो सिर्फ इतना सा प्रश्न आया हुआ है किसी केरला पीएससी के एग्जाम में, हाइपर सेंसिटिविटी कितने प्रकार की होती है। हाइपर सेंसिटिविटी कितने प्रकार की होती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। उनको रेस्पेक्टिवली हम बिल्कुल इजी तरीके से बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन प्रकार की होती है हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। अब फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, एंड मूव ऑन, बाकी जितने भी हैं उन सब में क्या होगा, उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के हम यहां पर पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट को, तो हम यहां पर बोल देंगे टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी।
अब यह जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है, इस टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी को कई बार हम एक और स्पेशल नाम से जानते हैं। इसे हम बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसे कई बार हम बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमीडिएट बोलने के पीछे का कारण है क्योंकि जब कोई पर्सन किसी फॉरेन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है, जब कोई पर्सन किसी फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तब कांटेक्ट में आने के 10 से 15 मिनट में, इवन कई बार तो क्विकली हैंड टू हैंड सेम टाइम पर ही इस पर्सन के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। डस्ट पार्टिकल के आते ही हमें कफिंग और स्नीजिंग चालू हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका रेस्पॉन्स विद इन आवर आता है, विद इन मिनट्स आता है, विद इन सेकेंड्स आता है। इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। कई बार इस इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में अलग अलग तरह के फीचर दिखाई देते हैं। तो अगर इसके फीचर को हम समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से फीचर हमें दिखाई देते हैं, तो पहला यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, इस हाइपर सेंसिटिविटी की कुछ कंडीशन जो होती है वो रिकरेंट होती है। कुछ कंडीशन जो होती है वो रिकरेंट होती है, यानी कि बार बार होती है। बार बार ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, बार बार ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से पर्सन जो है वो अफेक्टेड होता है। अब यहाँ पर यह समझना है कि रिकरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा किसी पर्सन को अस्थमा का धूल के इन्वायरमेंट में जाते ही, डस्ट के इन्वायरमेंट में जाते ही, किसी हार्ड ओडर के कांटेक्ट में आते ही किसी पर्सन को, या किसी कूल इन्वायरमेंट में जाते ही किसी पर्सन को अस्थमा का अटैक आता है। यह अस्थमा का अटैक उसे एक बार नहीं आता, बार बार रिपीट होता है। जैसे जैसे स्टिमुलेशन उसे कांटेक्ट में, वह स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है, वैसे वैसे उसे अस्थमा का अटैक आने लग जाता है। तो अस्थमा का अटैक रिकरेंट है, रिकरेंट एपिसोड है। तो इस प्रकार जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिकरेंट होती है, रिपीटेटिव मैनर में होती है, उस इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी को हम लोग बोलते हैं एटोपी। एटोपी नाम सुना होगा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, अभी पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर हमें यह समझना है हाइपर सेंसिटिविटी का वह प्रकार जो कि रिपीटेटिव मैनर में होता है, रिकरेंट मैनर में होता है, उसको कहा जाता है एटोपी। और इसका एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अस्थमा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो वो यह होगा, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी की जो कंडीशन होती है वह यहाँ पर सडन होती है और हार्मफुल होती है। सडन और हार्मफुल होती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस जो है वो हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स की वो कंडीशन है जिस कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाएगी, लाइफ जो है नियर टू डेथ होगी, हमारे हार्ट यहाँ पर फेल हो सकता है, हमारे वाइटल ऑर्गन यहाँ पर फंक्शन करना बंद कर सकते हैं, ब्लड जो है उसका कोएगुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह सडन इम्यून रेस्पॉन्स होता है और इस सडन होने वाली अभिक्रिया को, सडन होने वाले मैनर को, इस सिस्टमेटिक होने वाले मैनर को हम यह भी जानते हैं कि जो एनाफाइलैक्सिस होता है वह सिस्टेमेटिक रेस्पॉन्स है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में आने वाला रेस्पॉन्स है, या फिर इसके जो प्रभाव होंगे, एनाफाइलैक्सिस के जो प्रभाव होंगे वो पूरे के पूरे शरीर पर पड़ने वाले हैं। इस प्रकार मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर किसी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से वह पर्सन शोक में चला जाता है। आपने नाम सुना होगा एनाफाइलेक्टिक शोक। एनाफाइलेक्टिक शोक में चला जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड की फ्लो स्पीड कम, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कम होने से, ब्लड की वेलोसिटी कम होने से उस पर्सन में
वाइटल ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और जब वाइटल ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी कंडीशन जो है वो जनरलाइज कंडीशन है या फिर सिस्टमेटिक? तो आंसर क्या जाएगा? सिस्टमेटिक कंडीशन है। और ऐसी सिस्टमेटिक कंडीशन है तो हम यह कह सकते हैं कि एनाफाइलेक्टिक कंडीशन जो होती है वह सडन कंडीशन होती है और इसके इफेक्ट जो होते हैं वो सिस्टमेटिक इफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिकरेंट को समझने की कोशिश करें तो एटोपी अस्थमा जो है यह एक लोकलाइज रिएक्शन भी होती है। इसको हम लोकलाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं। यह बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में होती है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर होती है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो दो क्वेश्चन तो अभी तक हमें समझ में आ चुके हैं कि ऐसे एटोपी इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? टाइप फर्स्ट। एनाफाइलेक्सिस इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? टाइप फर्स्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होकर के पूछा जाता है, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं? टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब यह हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो यहां पर जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें यह समझाती है, जब कभी भी कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो यह फॉरेन बॉडी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है। फॉरेन बॉडी जो होती है वह बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है। अब जब बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो जाएगी तो बी लिम्फोसाइट के स्टिमुलेट होने के बाद बी लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी को रिलीज करेगी जिसका नाम होता है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी जो होती है यह मास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है। और यह मास्ट सेल जो है यह 3 प्रकार के केमिकल मीडिएटर को रिलीज करेगी मेनली। पहला होगा हिस्टामिन, नेक्स्ट होगा हिपेरिन और अनदर हमारा होगा सीरोटोनिन। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में जो एंटीबॉडी डोमिनेटेड होती है, जिस एंटीबॉडी की वजह से रिएक्शन होती है, उस एंटीबॉडी का नाम होता है आईजीई एंटीबॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर फिर अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई बार डीएसएसबी में ये प्रश्न पूछा गया है, प्राइमरी केमिकल मीडिएटर फॉर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। प्राइमरी मीडिएटर कौन कौन से होते हैं? हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन, दीज आर प्राइमरी मीडिएटर फॉर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहां पर हम लोगों ने ये देखा है कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के क्वेश्चन ये होते हैं, इसका नाम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्वेश्चन है, एटोपी क्या होती है एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक किस टाइप की इम्यूनिटी या किस टाइप की हाइपर इम्यूनिटी या एलर्जी का एग्जाम्पल है? टाइप फर्स्ट और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। कौन सी एंटीबॉडी यहां पर स्टिमुलेट होगी? आईजीई एंटीबॉडी। किस टाइप की सेल्स जो है इस इम्यूनिटी को, इस हाइपर इम्यूनिटी को डोमिनेट करेगी? मास्ट सेल इस हाइपर इम्यूनिटी को डोमिनेट करेगी। प्राइमरी मीडिएटर जिनकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा, जिनकी वजह से जनरलाइज शॉक होगा, जिनकी वजह से एडिमा होगा, जिनकी वजह से बॉडी में रेशेज आएंगे, जिनकी वजह से बॉडी में फीवर आएगा, जिनकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सब चीज़ों के पीछे हमारे जिम्मेदार केमिकल मीडिएटर सेल सिग्नलिंग प्रोटीन जो होंगे वो होंगे हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। तो यहाँ पर अब इतना समझने के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा व्हील और फ्लेयर।
ये क्वेश्चन रायपुर एम्स में पूछा गया है कि व्हील्स का बन जाना, फ्लेयर्स का बन जाना, यानी कि सरल शब्दों में कहें लाल रंग के चकते बन जाना। हमारी त्वचा पर लाल रंग के चकते बन जाते हैं। चकते मतलब इन्हें हम बोल सकते हैं रेशेज। लाल रंग के रेशेज बन जाते हैं या छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। रोज स्पॉट्स भी कई बार इनको सरल भाषा में हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में कई बार जो होते हैं वो रेशेस बन जाते हैं, और उन रेशेस की पीछे कारण होता है हिस्टामीन का रिलीज होना, हिपेरिन का रिलीज होना। हिस्टामीन और हिपेरिन उस लोकलाइज्ड पार्ट के अंदर, हिस्टामीन और हिपेरिन उस लोकलाइज्ड पार्ट के अंदर जो है वो वेजोडाइलेशन कर देते हैं, इडिमा कर देते हैं। वेजोडाइलेशन होने की वजह से और इडिमा होने की वजह से वह जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई हाइपर ईमिया हो जाता है, और हाइपर ईमिया की वजह से वहां पर रेशेस जो है वो नजर आने लग जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हमें यही रखनी है कि व्हील और फ्लेयर का बनना कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है, टाइफस्ट का। इसके बाद जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्जिमा का। एक्जिमा जो है, एक्जिमा एक तरह की टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है। इस एक्जिमा को हम लोग कई बार ऐसे भी बोल देते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। इस एक्जिमा को हम लोग कई बार बोल देते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। यहाँ पर भी क्या होता है, हमारी बॉडी में पोलन से या फिर किसी प्रकार के प्लांट से, किसी प्रकार के डस्ट पार्टिकल से, किसी प्रकार के ह्यूमिड एनवायरनमेंट से, किसी प्रकार के केमिकल से हमारी जो स्किन होती है वह सेंसिटिव होती है। स्किन जब उन केमिकल के, उन डस्ट पार्टिकल के, उन फॉरेन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आती है तो स्किन उनके कांटेक्ट में आने के बाद हमारे स्किन की जो इम्यून सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाती है और वहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पर केमिकल मीडिएटर के स्टार्ट होने की वजह से छोटे छोटे रेशेस बन जाते हैं, और वो रेशेस जो होते हैं माइल्डली इन्फ्लाम्ड होते हैं, और जब वह इन्फ्लाम्ड होते हैं तो हमारी नर्व एंडिंग से, स्किन की नर्व एंडिंग पर प्रेशर पड़ता है, उनकी वजह से हमें पेन या फिर दर्द जो होता है वह फील होता है। तो यहाँ पर पेनफुल छोटे छोटे जो है रेशेस हो जाते हैं, लोकलाइज रेशेस जो हो जाते हैं। तो जो एक्जिमा की कंडीशन है, उस एक्जिमा की कंडीशन जो है वह रेशेस वाली एक कंडीशन है, और उस कंडीशन को हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आरयूएचएस में भी पूछा गया है, और इससे पहले आरपीएससी के जो पुराने एग्जाम होते थे वहां पर भी पूछा गया है। एक्जिमा का दूसरा नाम क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर रेशेस बनते हैं। अब बीएचयू के अंदर 2018 के बीएचयू के एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा गया कि एटोपिक डर्मेटाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस जो मेनली वो नेक के पीछे होता है, नेक के पीछे होता है, इस जॉइंट वाले एरिया के पीछे होता है, हमारे जो घुटने हैं उनके पीछे होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्बो नी back of neck is the most common site of atopic dermatitis। ये जरूर याद रखना, मोस्ट कॉमन साइट, क्योंकि यही ऐसे छोटे छोटी जानकारियां हैं जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाती है, जो आपको पॉजिटिव मार्किंग, बोनस मार्किंग की तरफ ले जाती है। ध्यान रखना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सिलेबस को इस प्रकार कवर करना पड़ेगा कि आप कुछ बोनस मार्किंग जो है वो गेन कर पाएँ। यहाँ पर बोनस मार्किंग का मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठने वाले एक कैंडिडेट की, अच्छे कैंडिडेट की एक स्ट्रेटजी होती है कि मुझे कुछ ऐसे हार्ड टॉपिक पर कमांड हो जिनकी सामान्य बच्चों की कमांड नहीं होती है, और अगर हार्ड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो अगर मेरा क्वेश्चन सही जाता है तो कहीं ना कहीं मैं बोनस मार्किंग की तरफ होऊंगा। भीड़ का हिस्सा ना बने। कुछ टॉपिक तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक को कुछ विशेष बच्चे पढ़ते हैं और वो सिलेक्शन लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो सिलेक्शन लेने की एक छोटी सी आप लोगों को प्लस पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं जो कि बोनस मार्किंग की तरफ ले जाते हैं, या किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेहतरीन होते हैं, सामान्य विद्यार्थी उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नज़रअंदाज करने की कला से बचें और हर एक चीज़ को स्पेशल मान करके पढ़ें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो यार एक स्ट्रेटजी तो आपकी ये होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। फिर से बताऊंगा, पॉजिटिविटी का यहाँ पर मतलब ये होता है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम की वजह से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि यार ये मैं पढ़ रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा,
इस झालम झोले में रहना ही नहीं है ना, नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा, फेंक दो रजिस्टर, नहीं भैया। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया गया है, जो भी नोट्स में, बुक्स में, रेफरेंसेस बुक में और बुक्स में लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और वैसा ही मान करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का एक जोश आएगा, एक उमंग आएगा, एक उल्लास आएगा, एक आशा आएगी। जोश, उमंग, उल्लास और आशान्वित रह करके अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए तैयारी जो है बहुत ही सरल हो जाएगी और बहुत ही सुहृदय हो जाएगी, बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी, बहुत ही आरामदायक हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी रखनी है। पॉजिटिविटी रखने का मतलब यह हो गया कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। किसी भी टॉपिक पर यह ना माने कि ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन हार्ड है, वो लाइन हार्ड है, नहीं, हर टॉपिक को पूरा का पूरा टाइम देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्ञान। ज्ञान के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन हमें पता होनी चाहिए, वो आप लोगों ने एक और सुना होगा नाम, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस सिंपल सी बात है, राइनाइटिस मतलब नेजल। तो नेजल म्यूकोसा जो होती है, नेजल म्यूकोसा का कई बार इन्फ्लामेशन या माइल्ड इन्फ्लामेशन हो जाता है एलर्जेंस की वजह से, क्योंकि एलर्जन डायरेक्ट नोज के कांटेक्ट में आएंगे, वहाँ पर हमारे बी लिम्फोसाइट्स और हमारी टी लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी फेगोसाइट मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट हो जाएंगी, केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज कर देंगी और इन सब के रिलीज होने की वजह से एक माइल्ड तरह का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इस एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर भी जो है यह एलर्जी होती है, नाम में ही इसकी एलर्जी है। लेकिन कैसे पता पड़ेगा, तो कई बार इसको हम लोग बोल देते हैं है फीवर। ये जो क्वेश्चन है यह एमएसडब्ल्यू में पूछा गया है कि है फीवर कौन सी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। तो यह टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी उसका एग्जाम्पल है। और नॉलेज के लिए हमें याद भी रखना है, और ये क्वेश्चन नीट पीएमटी में तो कई बार पूछा गया है, एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा नाम या अनादर नेम क्या है, तो है फीवर जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक्जिमा कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल है। एलर्जिक राइनाइटिस किसका एग्जाम्पल है, टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल है। व्हील्स और फ्लेयर और बॉडी पर रेशेस का बनना कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, टाइप फर्स्ट का है। मेन क्वेश्चन जो यहाँ से आए ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आएगा कि हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है जिसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। टाइप फर्स्ट को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो अपना रोल इम्यून रेस्पॉन्स दिखाने में प्ले करती है, आईजीई एंटीबॉडी जो है वो टाइप फर्स्ट में अपना रोल प्ले करती है। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट के बारे में। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कई बार हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप फर्स्ट है, इस टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर पर्सन जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाएगा। अरे यार, अगर पर्सन जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला गया तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अब अगर पूरी की पूरी बॉडी में उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशन में पर्सन शोक की कंडीशन में, हाँ, तो शोक की कंडीशन से अगर हमें पर्सन को बाहर निकालना है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से अगर पर्सन को बाहर निकालना है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या होंगी, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। एक बार मेरी क्लिनिकल ड्यूटीज पर पोस्टिंग थी तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम जो है पोस्टेड थे, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक केस आया। उस केस में हुआ यह था कि एक पर्सन जो है वो एक गडरिया था, अपनी गाय चरा रहा था। तो गाय चराते समय मधुमक्खियों, वो जो घास उसे कई कुछ घासें उसे मतलब पेड़ के पत्तों से कुछ तोड़ना पड़ता है, तो जब वो पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था तो मधुमक्खियाँ आई और पूरी मधुमक्खियों ने उसको काट डाला। मधुमक्खी के स्टिंग की वजह से, मधुमक्खी के एसिड की वजह से वो पर्सन जो है हमारे एनाफाइलेटिक शॉक में चला गया। उसके कान में भी मक्खियाँ थी, उसके नाक में भी मक्खियाँ थी, बालों में भी मक्खियाँ, मतलब मधुमक्खियाँ, बालों में भी मधुमक्खियाँ थी, और इवन हर जगह पर वहाँ पर मधुमक्खियाँ थी। अब हर जगह से मधुमक्खियों को पहले हटाया गया, उनके एक एक स्टिंग को हम लोगों ने निकाला, क्योंकि स्टिंग जब तक रहेगा तब तक चांसेस हैं कि पर्सन जो है वो एलर्जिक कंडीशन में रहेगा या एलर्जिक स्टिमुलेशन उसको रेगुलर मिलता रहेगा। तो ऐसे में हम लोगों ने किया क्या, कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट किया, और वही स्टेप्स आपको भी फॉलो
करनी है। और स्टेप्स फॉलो करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी पर्सन को अगर हाइपर सेंसिटिविटी और आपसे उसका मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो सबसे पहला मैनेजमेंट होगा पर्सन का रेस्पायरेटरी स्टेटस चेक करना, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को मेंटेन करना। दूसरा जो हमारा मेन फीचर वो होगा यहाँ पर जो उसका इनहेलेटरी पाथवे है, या फिर हम लोग इतना भी बोल सकते हैं कि इनहेलेटरी पाथवे को क्लीन करने के बाद हमें यहाँ पर अगर कोई भी केस आता है तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हेड को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। थर्ड, उसके बाद हम लोगों को उस पर्सन को ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर क्लीन नहीं है तो हम ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। मान लो यार एक पर्सन था, वो एनाफाइलेटिक शॉक में था, उसका सलाइवा पूरा यहाँ पर जो है वो जमा हो गया। अब आप आते ही उसको ऑक्सीजन लगा दोगे तो सलाइवा अंदर जाने के चांसेस, एस्पायरेट करने के चांसेस है ना। तो सबसे पहले क्लीन करना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, मेंटेन करना है एयरवे को, दूसरा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, स्टेप्स यही फॉलो करनी है। तीसरा हमें उसको जो है ऑक्सीजन लगाना है। फोर्थ, शॉक की कंडीशन में है तो नॉर्मल सलाइन से उसको इन्फ्यूज़ करना है। और फिफ्थ नंबर पर जो हमें करना है वो है हमें एड्रेनलिन लगाना है। अब इसी प्रायोरिटी में आपसे पूछा जाए ड्रग कौन सी दी जाएगी, और यही ऑप्शन है, तो ड्रग कौन सी दी जाएगी? ADR दी जाएगी। ADR यहाँ पर दी जाएगी। ADR मतलब एड्रेनलिन यहाँ पर दी जाएगी। एड्रेनलिन जो है एडल्ट के अंदर जो इसका डाइल्यूशन यूज़ किया जाएगा वो होगा 1:1000, और छोटे बच्चों में जो यूज़ किया जाएगा 1:10,000। इस डाइल्यूशन को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा क्योंकि यह शॉक को प्रिवेंट करेगा। तो समझने वाली बात, कौन सी स्टेप्स को हमें फॉलो करना है? फर्स्ट, रेस्पिरेटरी पासेज को चेक करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करना है। सेकंड, इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर वर्कर। थर्ड, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ, नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। एंड फिफ्थ, ADR इन्फ्यूजन या ADR इंजेक्शन। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी को। अब हम स्टडी करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का अनदर नेम क्या होता है? तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इसको इसलिए बोला है हम लोगों ने क्योंकि होने वाला क्या है, यहाँ पर हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं, वह इम्यून सेल्स ऐसे केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करती है, वह इम्यून सेल ऐसी कीमोकाइनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से सेल्स का लाइसिस होने लग जाता है, सेल्स का डैमेज होने लग जाता है, तो हीमोलाइसिस होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी सेल्स जो है वो किसी टॉक्सिक की वजह से डैमेज हो जाती है। उस डैमेजिंग की कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको नाम क्या दिया है? साइटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि व्हाट इज साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी मीन्स फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस, कीमोकाइनेसिस की प्रोसेस एंड सेल किलिंग की प्रोसेस, सेल लाइसिस की प्रोसेस। अब यहाँ पर ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के बाद जो टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी है, उस हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर समझने के लिए है वहाँ यह है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी अपना रोल प्ले करती है वो होती है IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी जो है मेनली डोमिनेटेड होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में। यही IgG एंटीबॉडी जो है क्या होगा, नॉर्मली कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करने के बाद हमारे ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन्स हैं वो स्टिमुलेट कर देंगे बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करने के बाद बी लिम्फोसाइट रिलीज करेगी IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी यहाँ पर स्टिमुलेट कर देगी हमारे
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता, नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन निकलेंगे, सेल्स की सरफेस पर जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ये चैनल क्रिएट कर देंगे। चैनल क्रिएट करने के बाद अगर मान लो यहाँ पर कोई सेल है या हमारी जो नॉर्मल सेल है, हमारी जो नॉर्मल सेल है उस नॉर्मल सेल में अगर एलर्जन है, नॉर्मल सेल को ही लाइसिस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एलर्जन जो है उसको ग्रो करने का, एलर्जन के लिए इम्यून रिस्पॉन्स का मौका नहीं मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी और एलर्जन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज या इनएक्टिव करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस प्रयास में मेन क्या हुआ, हमारी जो सेल थी उसका क्या हो गया, यहाँ पर लाइसिस हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में मैं दो बातें तो सबसे पहले याद रख लेना, जिनको भूलना एक गलती होगी, कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं। यहाँ पर कौन से प्रकार की जो है एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है, IgG होती है। इसका अगर मैकेनिज्म पर चर्चा की जाए तो मैकेनिज्म इसकी वेरी सिंपल होती है, फेगोसाइटोसिस भी इसकी मैकेनिज्म है, और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो होती है वह यह होती है सेल लाइसिस, सेल को रप्चर करना भी इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसके अंदर जो मेन टॉपिक हमें समझना है वो है इसके एग्जाम्पल्स, बस वहीं से यहां पर क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रांसफ्यूजन मिसमैच रिएक्शन, सिंपल सी बात है, इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि किसी पर्सन को अगर जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसको ओनली B का ब्लड ग्रुप, B वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड इन्फ्यूज कर दिया जाए तो इसकी बॉडी में B वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो फॉरेन सब्सटेंसेस की तरह एक्ट करेगा और इसकी बॉडी में B वाले की जो RBC आएंगी उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और डिस्ट्रॉय करने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर कुछ एलर्जिक रेस्पॉन्सेस शो होने लग जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। इसी के बाद पॉइंट नंबर 2 जो हमें यहाँ पर समझना है, आप लोगों ने नाम सुना होगा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, या फिर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन के अंदर बेबी में जो सेल का लाइसिस होता है वो भी जिस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है वो होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। अगर हम थर्ड नंबर के पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है वो थायराइड ग्लैंड का एक इम्यून डिसऑर्डर है। थायराइड की यहाँ पर जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, उसके फॉलिकल्स रप्चर होने लग जाते हैं। तो जब ग्रेव्स डिजीज में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो फॉलिकल के डैमेज होने की वजह से वहाँ पर भरा हुआ T3 T4 जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, और जब T3 और T4 डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो हमें यह याद रखना है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो मेनली हमें तो यह याद रखना है कि ग्रेव्स डिजीज जो होती है वो कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। अब यहां पर जानने वाली बात यह होती है, जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज, तो क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज। सबसे ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म का जो केस होता है, जो कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है वो होती है ग्रेव्स डिजीज। और इसी ग्रेव्स डिजीज में क्योंकि थायराइड के फॉलिकल ऑटो इम्यूनिटी की वजह से फट जाते हैं, और फटे हुए फॉलिकल से यहाँ पर रिलीज होता है थायराइड हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर। पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस, दैट इज
हाशीमाटो थायरॉइडाइटिस। हाशीमाटो थायरॉइडाइटिस जो है वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर भी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें ऑटो इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, और इस ऑटो इम्यूनिटी के विकसित होने की वजह से जो है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो यहाँ से भी एक बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है कि फर्स्ट साइन ऑफ हाशीमाटो थायरॉइडाइटिस क्या होता है। तो enlargement of thyroid gland is first sign of हाशीमाटो थायरॉइडाइटिस। हाशीमाटो थायरॉइडाइटिस का मेन जो यहाँ पर फर्स्ट साइन होता है वो होता है enlargement ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी एंटीबॉडी यहां पर अपना रोल प्ले करेगी, आईजीजी। मेन क्वेश्चन, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी का दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम क्या होगा, साइटोटॉक्सिक हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स। थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, सेकंड का। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी सेकंड का, ग्रेव्स डिजीज सेकंड का, हाशीमोटो थायरॉइडाइटिस सेकंड का, व्हील्स और फ्लेयर का बनना फर्स्ट का, एनाफाइलेटिक शॉक का आना फर्स्ट का, एटोपिक डर्मेटाइटिस का होना फर्स्ट का, हे फीवर का होना फर्स्ट का। यही क्वेश्चन यहां से आते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं थर्ड हाइपर, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं हम, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है उससे एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता है वो यह आता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहां पर होगा क्या, जो थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसे कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं सीरम सिकनेस। ये एक क्वेश्चन याद रख लेना, थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी को पूरा मान लेना। यही क्वेश्चन जो है बार बार यहां से आता है, सीरम सिकनेस का होना। सीरम सिकनेस का होना कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। क्या है सीरम सिकनेस, क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स, आइए समझते हैं। आप लोगों ने एक कंडीशन का नाम तो सुना होगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कई बार होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होने के बाद इसके एंटीजन मान लो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे समझ लो। या फिर देखो तुम्हें विस्तार में बता दिया जाएगा कि जो स्ट्रेप्टोकोकल वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस जो नाम का बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो एंटीजन है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनसे रिजेम्बलेंस दिखाता है, बॉडी सेल। यह है बैक्टीरिया सेल, ये है हमारी बॉडी। तो दोनों पर यहाँ पर पाए जाने वाला जो एंटीजन है, यहाँ पर पाया जाने वाला जो एंटीजन है वो रिजेम्बलेंस दिखाएगा हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंटीजन से। तो एक्चुअल में हमें इन्फेक्शन तो होगा स्ट्रेप्टोकोकस का, लेकिन क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस के इस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी शुरुआत में क्या बना लेगी, एंटीबॉडी। परंतु होगा क्या, जब इसका इन्फेक्शन तो खत्म हो जाएगा लेकिन अब इस एंटीबॉडी को लगेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस इस एंटीजन के रूप में मौजूद है।
तो यह एंटीबॉडी करने वाली क्या है, इस एंटीजन को किल करने का प्रयास करेगी। तो जब यह एंटीबॉडी आकर के हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेगी तो नॉर्मल सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। नॉर्मल सेल के लाइसिस होने की वजह से जो हमारी सेल्स जो है कहाँ पर सर्कुलेट करेगी, ब्लड में सर्कुलेट करेगी। ब्लड में सर्कुलेट करती हुई यह सेल जब हमारे नेफ्रॉन तक पहुंचेगी, नेफ्रॉन के बॉमन्स कैप्सूल तक पहुंचेगी, नेफ्रॉन में आने वाले ग्लोमेरुलस तक पहुंचेगी। तो ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरी के जो टफ्ट हैं, उन छोटे छोटे कैपिलरी के टफ्ट के अंदर यह फ्लोक्यूल्स, यह इम्यून कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स इज ग्रुप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यह इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है एक गार्बेज की फॉर्म में हमारे टीनी ब्लड वेसल में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से टीनी ब्लड वेसल जो है उनका फ्लो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई बन सकते हैं। माइक्रोथ्रोम्बाई हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएंगे और इन्हीं माइक्रोथ्रोम्बाई के सर्कुलेट होने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा। इन्फ्रैक्शन, बॉडी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो इन्फ्रैक्शन हमारे शरीर के अंदर देखे जाने लग जाएंगे। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रेस्पॉन्स कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। और ऐसी कंडीशन को, जिस कंडीशन के अंदर हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड वेसल के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेट करने लगते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स के माइक्रो इम्बोलाई, माइक्रोथ्रोम्बाई, माइक्रो इम्बोलाई जब सर्कुलेट करने लगते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सीरम सिकनेस। सीरम मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का वह पार्ट जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं हो। तो जो सीरम है, उस सीरम के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेट करने लगते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सीरम सिकनेस। तो यहां पर याद रखना है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इज रेस्पॉन्स ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। सीरम सिकनेस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है वो किसी लोकलाइज्ड पार्ट में हो रही है या किसी लोकलाइज्ड ऑर्गन के अंदर हो रही है। ओनली लंग्स के अंदर हो रही है, ओनली किडनी के अंदर हो रही है, ओनली स्प्लीन के अंदर हो रही है, ओनली लीवर के अंदर अगर ये कंडीशन हो रही है, तो ऐसी लोकलाइज्ड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आर्दस रिएक्शन। आर्दस रिएक्शन और सीरम सिकनेस दो टाइप होते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के। सीरम सिकनेस जो है वो सिस्टेमेटिक टाइप ऑफ रेस्पॉन्स होता है। सीरम सिकनेस जो है वो सिस्टेमेटिक टाइप ऑफ जो है रेस्पॉन्स होता है, जबकि आर्दस रिएक्शन जो है वो एक लोकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में दो प्रकार के एग्जाम्पल हो गए, सीरम सिकनेस और आर्दस रिएक्शन। आर्दस रिएक्शन के अंदर जो है लोकलाइज्ड बनते हैं माइक्रोथ्रोम्बाई, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। तो यहां पर हमें यही याद रखना है। अब यहां से आने वाला जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा डेंगू हेमरेजिक फीवर का। आप लोगों ने नाम सुना होगा डेंगू हेमरेजिक फीवर का। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होती है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में हेमरेज क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट का काउंट कम होने लग जाता है। प्लेटलेट का काउंट कम क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा डेंगू का जो वायरस है, आर्बो वायरस है, यह हमारी प्लेटलेट की सरफेस पर रहता है। डेंगू का जो आर्बो वायरस है वो प्लेटलेट की सरफेस पर रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, इस डेंगू वायरस के लिए हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है, वह इस एंटीजन को किल करने का प्रयास करती है। और जब यह किल करने का प्रयास करती है तो यह एंटीजन चूंकि हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था, तो जब यह एंटीजन डिस्ट्रॉय होता है तो सेल मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट डेंगू में कम होता जाता है। तो सवाल यह बनता है कि डेंगू की कोई दवाई क्यों नहीं बन पा रही, सवाल यह बनता है कि डेंगू में प्लेटलेट का काउंट कम क्यों होता है। तो आप समझ गए होंगे जवाब इतना सा है, क्योंकि जो वायरस है उसके खिलाफ बनने वाली जो एंटीबॉडीज है, वायरस के एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन प्लेटलेट की सरफेस पर होती है। हमें तो इतना सा समझना है, डेंगू हेमरेजिक फीवर इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ
हाइपर सेंसिटिविटी। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहां पर जो ध्यान से समझना और समझने वाली बात है वो यह है, आप लोगों ने एक और सुना होगा, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि किसी पर्सन को जब किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है उसके प्रति हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स दिखा देती है और इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है। हाँ, तो ग्राफ्ट हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो कंडीशन है वह भी कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होगी? टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होगी। और जो हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो कंडीशन है वो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होगी। आपको ध्यान रखना है, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी में जो मेन मैकेनिज्म ऑफ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है वो होती है टी सेल डिपेंडेंट। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन याद रखना है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन होना जो है वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन पर या फिर टी सेल डिपेंडेंट रिएक्शन पर। तो वैसे तो हम यहाँ पर समझें तो हमारा एक्यूरेट आंसर जाएगा सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स पर, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स पर। टी लिम्फोसाइट का मतलब यह हो गया कि जो टी लिम्फोसाइट है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वही जिम्मेदार है इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करवाने के लिए। ध्यान रखना, ग्राफ्ट का रिजेक्शन एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा या सेल मीडिएटेड होगा? सेल मीडिएटेड होगा। अब समझ लेते हैं टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी को। हम पढ़ने वाले हैं टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यह टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है इसे हम लोग कई बार इस प्रकार बोलते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इस हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेज और एलर्जन के कांटेक्ट में आने के बाद, फॉरेन सब्सटेंसेज और एलर्जन के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी में जो इम्यून रेस्पॉन्स दिखाई देगा वो इम्यून रेस्पॉन्स 48 से 72 घंटे के बाद दिखाई देगा। क्योंकि जब इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो 48 से 72 घंटे के बाद आ रहा है तो हम यह जान सकते हैं कि यह प्रोसेस इमीडिएट नहीं है, यह प्रोसेस डिलेड है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वह भी हमारी बॉडी का एक सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी जो है वो हमारी बॉडी का एक सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे आपने सुना होगा मॉन्ट्यूक्स टेस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा मॉन्ट्यूक्स टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग करवाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है मॉन्ट्यूक्स टेस्ट। तो मॉन्ट्यूक्स टेस्ट जो है वह किस टाइप के प्रिंसिपल पर आधारित है, किस टाइप के हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स की मैकेनिज्म पर आधारित है? तो जो मॉन्ट्यूक्स टेस्ट होता है वह मॉन्ट्यूक्स टेस्ट जो है वह टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी पर आधारित है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन जो यहां से आएगा ही आएगा, मॉन्ट्यूक्स टेस्ट यह जिस टाइप के प्रिंसिपल पर आधारित है वो है टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। और मॉन्ट्यूक्स टेस्ट के अंदर जो है जो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, एंटीजन को यहाँ पर एंटर करवा दिया जाता है। अगर पर्सन में एंटीबॉडी पहले से है तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, यहाँ पर इरिदीमा होगा, इंड्यूरेशन होगा। अगर ये 10 mm से ज़्यादा का है, अगर यह 10 mm से ज़्यादा का है तो इस इंड्यूरेटेड पार्ट के अंदर 10 mm से ज़्यादा का है तो इस इंड्यूरेटेड पार्ट को हम लोग मान लेंगे मॉन्ट्यूक्स टेस्ट पॉजिटिव। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमें यह समझना है, कई बार पेपर में ऑप्शन में यह आता है कि मॉन्ट्यूक्स टेस्ट के रिजल्ट की
जो है एक्यूरेसी कब होगी या मॉन्टेस्क्यू के रिजल्ट को कब स्टडी किया जाएगा, 48 आवर के बाद या 72 आवर के बाद। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आंसर सही माना जाता है वो यह होता है 72 आवर्स के बाद। इसीलिए यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो यह आता है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, देखो अटोपिक डर्मेटाइटिस जो था वो टाइप 1 का एग्जांपल था, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो टाइप 4 का एग्जांपल है। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में डिफरेंस यह होता है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में हम किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं और उस एलर्जन के कांटेक्ट का सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर होता है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स यहाँ पर आता है, पर्सन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर चला जाता है, स्किन का एक्सफोलिएशन होने लग जाता है, हम स्किन को हाथ लगाएंगे तो स्किन जो है उसकी स्केलिंग होने लग जाती है। तो समझने वाली बात जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो यह आता है निकोलस्की साइन। वैसे आप इंटीग्रोमेट्री में पढ़ेंगे इस साइन को, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहां पर बता दिया जाएगा आपको व्हाट इज निकोलस्की साइन। निकोलस्की साइन जो है वो सोराइसिस के अंदर देखा जाता है, मेनली सोराइसिस के अंदर देखा जाएगा, स्किन की कंडीशन के अंदर देखा जाएगा कि आप स्किन को टच करो, आप स्किन को टच करो और टच करने के बाद रब करो तो स्किन वहां से एक्सफोलिएट हो जाए, स्किन का ऐसा एक्सफोलिएशन होना कहलाता है निकोलस्की साइन, जो कि मेनली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, मेनली सोराइसिस की कंडीशन के अंदर देखा जाता है। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है उसको यहां पर हम लोगों ने बोल दिया डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट बोलेंगे, टाइप 1 को। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिलेड बोलेंगे, टाइप 4 को। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में अटोपिक डर्मेटाइटिस होगा, टाइप 1 में। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा, 4 में। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में IgE एंटीबॉडी आएगी, टाइप 1 में। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होगा, टाइप 4 में। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में एक साइन देखा जा सकता है जिसका नाम होता है निकोलस्की साइन। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हाइपर सेंसिटिविटी। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।